नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर ऐसे जूनियर एडवोकेट्स के लिए है जिनको प्रैक्टिस करते समय अनेक कानूनी शब्द जो न्यायालय में उपयोग में आते हैं उन्हें नहीं समझ में आने की वजह से दिक्कतें आती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे वर्ड्स कवर करने वाले हैं, ऐसे कानूनी शब्द जो कानूनी प्रक्रियाओं में न्यायालयों में उपयोग में आते हैं, और जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं अगर वो ये शब्द समझ लेते हैं तो उन्हें बहुत ही आसानी होगी सारे मामलों को अच्छे से समझने में। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस चैनल में हम सभी कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम सब लोग लेने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है लीगल वर्ड्स फॉर द जूनियर एडवोकेट्स। जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए ऐसे कानूनी शब्द जो उन्हें कोर्ट की प्रोसेस को समझने में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक शब्द। सबसे पहले अनेक जूनियर एडवोकेट्स कंफ्यूज होते हैं कि पिटीशन क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, प्लेंट क्या होता है। तो याद रखें मित्रों, पिटीशन यानी याचिका ही होती है एक प्रकार से, इसको आवेदन ही कहा जा सकता है। तो पिटीशन इज इक्वल टू द एप्लीकेशन, यानी जब न्यायालय में कोई एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, कोई भी आवेदन फाइल करते हैं तो एक प्रकार से वो पिटीशन ही होती है। तो पिटीशन हो या एप्लीकेशन हो, इसे हम आवेदन कह सकते हैं। लेकिन जहां आपके सामने रिट शब्द आ जाए तो रिट हमेशा हम सभी लोगों ने सुना है, अनुच्छेद 32 और 226 संविधान का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें याचिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो जहां पर रिट शब्द आ जाए तो वो मेंडामस याचिका हो सकती है, हैबियस कॉर्पस याचिका हो सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह, ये जो 5 याचिकाएं हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू होती है। तो यदि रिट्स की बात आ जाए तो आप समझिए कि वो याचिकाओं की बात हो रही है जो हाई कोर्ट में लगने वाली है। उसके बाद है प्रोसेस फीस। आप लोगों ने देखा होगा प्रोसेस फीस यानी भत्ता, भत्ता शुल्क। ऐसा कई बार कहा जाता है कि इसमें भत्ता भर दिया कि नहीं, आपने प्रोसेस भर दिया कि नहीं। तो ये भत्ता क्या होता है? ये एक्चुअली जितने भी सिविल मामले होते हैं उन सिविल मामलों में प्रतिवादी को या साक्षियों को यदि समन करना है, मतलब उनको बुलाना है न्यायालय में, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है। वादी को या जो व्यक्ति बुलाना चाहता है उसे प्रोसेस फीस भरनी पड़ती है, एक भत्ता फॉर्म मिलता है, और उस भत्ते फॉर्म में प्रतिवादी या साक्षी की एड्रेस डालकर आपको उसमें न्याय शुल्क टिकट लगाना पड़ता है। इसी को प्रोसेस फीस कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि प्रोसेस फीस क्या है? तो प्रोसेस फीस यानी एक प्रकार से भत्ता शुल्क है। प्रतिवादी को यानी डिफेंडेंट को बुलाने के लिए, गवाहों को बुलाने के लिए प्रोसेस फीस भरी जाती है। सेशन कोर्ट, जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं ध्यान रखें, सेशन कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट में सबसे बड़ी कोर्ट होती है। हम जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जेएमएफसी जो हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यही सिविल जज भी होते हैं, यानी सिविल जज यानी व्यवहार न्यायाधीश भी होते हैं। लेकिन जब इनका डेजिग्नेशन बढ़ जाता है, जब ये प्रमोट हो जाते हैं तो ये सेशन जज बन जाते हैं, और सेशन जज को सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। जब भी सेशन जज की बात हो रही है मतलब क्रिमिनल जज की बात हो रही है। और यही सेशन जज एडीजे भी होते हैं, यानी अतिरिक्त जिला जज या जिला जज भी होते हैं। तो जिला जज जो होते हैं वो सिविल मामले सुनते हैं, सेशन जज जो होते हैं क्रिमिनल मामले सुनते हैं। तो सत्र न्यायालय का मतलब हो गया क्रिमिनल कोर्ट में हाईएस्ट रैंक वाली कोर्ट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे हम न्यायिक दंडाधिकारी कहते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी जिसे हम जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहा जाता है। क्रिमिनल मामले जब निचली अदालत सुनती है तो वो जेएमएफसी कहलाती है। और निचली अदालत में वैसे सत्र न्यायालय भी शामिल है यदि मामला सीधे सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो तो। अभी हम बात कर रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। यही जज जब सिविल मामला सुनते हैं तो ये सीजे होते हैं, सीजे क्लास 1, सीजे क्लास 2, यानी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। उसके बाद है व्यथित व्यक्ति। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब हम पिटीशन दाखिल करते हैं तो कई जगहों पे प्रार्थी नहीं लिखा होता है, पिटिशनर नहीं लिखा हुआ है, उसका नाम व्यथित व्यक्ति लिखा होता है। नॉर्मली ये डोमेस्टिक वायलेंस के जितने भी केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस यानी हम लोगों ने सुना है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हो चुका है। उसमें जो आवेदक हैं उनका नाम व्यथित व्यक्ति यानी एग्रीव्ड पर्सन कहा गया है। तो जो महिला है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है वह व्यथित व्यक्ति के रूप में वाद दायर करती है। तो व्यथित व्यक्ति का मतलब एक ये पार्टी है, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पार्टी है। परिवादी, हम लोगों ने देखा है परिवादी को बुलाइए, कई बार ऐसा कहा जाता है परिवादी। तो ये परिवादी को उन्हें शिकायतकर्ता, नॉर्मल भाषा में से शिकायतकर्ता कहते हैं या इंग्लिश में से कंप्लेनेंट कहते हैं। कई बार पुलिस जब एफआईआर नहीं लिखती है तो इस स्थिति में हम परिवाद लेकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हैं। तो ये जो परिवाद दाखिल करने वाला व्यक्ति होता है वो परिवादी कहलाता है। डेपोनेंट, डेपोनेंट कई बार आपने शपथ पत्र यदि देखा हो
तो शपथ पत्र के नीचे शपथ ग्रहीता शब्द लिखा होता है 2 जगह, एक सत्यापन लेख के नीचे, एक एफिडेविट के नीचे। तो यही शपथ ग्रहीता को डेपोनेंट कहा जाता है। यहाँ पर शपथ ग्रहीता अपनी सिग्नेचर करता है। एफिडेविट, शपथ पत्र। शपथ पत्र मतलब जैसे हम हलफनामा भी कहते हैं, इसको उर्दू में हलफनामा और शपथ पत्र। अनेक मामलों में न्यायालय यदि कोई व्यक्ति पिटीशन लगाता है तो उस पिटीशन के सपोर्ट में एफिडेविट की मांग करती है। सीपीसी में भी हम लोगों ने एफिडेविट के बारे में पढ़ा है, आदेश 19 में एफिडेविट के बारे में बताया गया है। तो एफिडेविट वो व्यक्ति होता है जो न्यायालय में सत्यपूर्वक कथन करता है, और कई बार न्यायालय डिमांड भी करती है कि एफिडेविट पेश कीजिए, हलफनामा पेश कीजिए, तो इसको शपथ पत्र कहा जाता है। बेल एप्लीकेशन, जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं वो अधिकांश देखते होंगे कि बेल एप्लीकेशन फाइल करने की बातें होती है। तो ये बेल एप्लीकेशन क्या होती है? बेल एप्लीकेशन यानी जमानत की याचिका। जमानत याचिका का तात्पर्य ये हो गया कि क्रिमिनल केस चल रहा है, कभी भी सिविल मामलों में ये बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। बेल एप्लीकेशन आया है मतलब क्रिमिनल मामला ही होगा। अब बेल एप्लीकेशन में अग्रिम बेल भी हो सकती है, बेल एप्लीकेशन बिफोर सेशन कोर्ट भी हो सकती है, बेल एप्लीकेशन बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लोज, बेल एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट भी हो सकती है। तो बेल एप्लीकेशन का मतलब होता है जमानत याचिका। इसके बाद और शब्द देख लेते हैं हम। यस, काइंडली सी, नकल विभाग। अब आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट के अंदर नकल विभाग भी होता है। ये नकल विभाग क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, कॉपिंग सेक्शन। जब भी आपको प्रोसीडिंग की कॉपी चाहिए, आदेशों की कॉपियां चाहिए, तो फाइल में से तो निकाल के आपको देने से रहे, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी मिलती है जिसे हम सत्य प्रतिलिपि बोलते हैं, और ये सत्य प्रतिलिपि निर्धारित शुल्क पर आपको अवेलेबल होती है। इसके लिए आपको एक आवेदन देना पड़ता है। ये आवेदन नकल विभाग में दिया जाता है। नकल विभाग में जिस भी केस का नंबर, केस का नाम, तारीख, प्रोसीडिंग क्या चाहते हैं आप सब लिखेंगे तो आपको उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। उसका एक निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। कई एप्लीकेशन में हम लोग पेशी तारीख डालते हैं। पेशी तारीख का मतलब होता है पेशी यानी कौन सी डेट को यह हियरिंग होने वाली है, तो इसका नाम है हियरिंग डेट। जो हियरिंग होने वाली डेट को पेशी तारीख कहा जाता है। प्रस्तुति दिनांक, कई बार आपने प्रस्तुति दिनांक देखा है जब पिटीशन दाखिल की जाती है या कोई आवेदन दिया जाता है न्यायालय में फर्स्ट टाइम, जो पहली बार आवेदन दिया गया है उसको प्रस्तुति दिनांक कहा जाता है, डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट यानी कब प्रेजेंट किया गया। हमदस्त तामील, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, हमदस्त तामीली की बात आती है। हमदस्त तामील की बात सिविल मामलों में आती है। जब कभी भी समन जा रहा है प्रतिवादी को या साक्षी को समन जा रहा है और वो साक्षी और प्रतिवादी समन नहीं ले रहे हैं, मतलब न्यायालय का नोटिस नहीं लेते हैं, या आपको आशंका है कि वो तामील नहीं होने दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में एक आवेदन देकर हमदस्त तामीली की मांग कर सकते हैं। हमदस्त का मतलब होता है कि कोर्ट के कर्मचारी के साथ आप स्वयं जाएंगे और प्रतिवादी या साक्षी का घर दिखाएंगे और आप अपने सामने उसको तामील कराएंगे। तो हमदस्त मतलब आप स्वयं जाएंगे, हमदस्त तामील इसको बोलते हैं। और यही बात अगर क्रिमिनल मामलों में आ जाए तो वहाँ हमदस्त तामीली का प्रावधान नहीं, क्योंकि हमदस्त तामीली जो है वो सीपीसी में बताई गई है, सिविल प्रक्रिया संहिता में, और ये चीज़ सीआरपीसी में कहीं नहीं है, इसीलिए आपको उसको निशादेही बोलना पड़ेगा। यानी निशादेही का आदेश का मतलब होता है कि यही मामला, इसी प्रकार की तामीली यदि आप क्रिमिनल मामलों में कराना चाहेंगे तो हमदस्त की जगह निशादेही शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। शपथ ग्रहीता, अभी मैंने आपको डेपोनेंट के बारे में बताया था। जो व्यक्ति शपथ पत्र पेश करता है या शपथ पर कथन करता है उसको, उस व्यक्ति को डेपोनेंट कहते हैं, वही शपथ ग्रहीता होता है। न्याय शुल्क, हम सभी जानते हैं सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, न्याय शुल्क देना होता है। क्रिमिनल मामलों में हालांकि न्याय शुल्क बहुत ही नॉमिनल होता है, लेकिन सिविल मामलों में कोर्ट फीस देनी पड़ती है। ये हर राज्य में अलग अलग होती है, राज्य का विषय होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 12% हमारे यहाँ न्याय शुल्क है। वाद पत्र, जिसे हम दावा भी कहते हैं, सिविल मामलों में जो प्रस्तुत किया जाता है वो वाद पत्र होता है। यानी आप सिविल मामले में केस फाइल करेंगे तो उसको वाद पत्र बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेंट और उर्दू में दावा कहा जाता है। और इसी का ही जवाब दावा कहलाएगा। जवाब दावे को WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट या लिखित कथन भी कहा जाता है। इसके बाद है तर्क। कई बार आपने सुना होगा कि मामला तर्क पे रखा हुआ है, यानी आज जो केस है वो तर्क पे रखा हुआ है। तो व्हाट इज तर्क? तर्क का मतलब आर्गुमेंट है, यानी बहस के लिए रखा हुआ है, यानी यह मामला आज आर्गुमेंट पे रखा हुआ है, बहस के लिए रखा हुआ है। इसी प्रकार एक फाइनल आर्गुमेंट होता है। क्रिमिनल मामलों में फाइनल आर्गुमेंट भी होते हैं, सिविल मामलों में भी होते हैं। फाइनल आर्गुमेंट का मतलब होता है अब जजमेंट के जस्ट पहले वाला जो आर्गुमेंट होता है वो फाइनल आर्गुमेंट कहलाता है, यानी अंतिम तर्क इसको कहा जाता है। तो ये हैं मित्रों कुछ ऐसे शब्द जो रेगुलरली कोर्ट में यूज में आते हैं। इन शब्दों को यदि आप समझ लेंगे तो प्रोसीडिंग को आप आसानी से समझ पाएंगे। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस जो लीगल वर्ड्स के हैं वो मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। आप इसी यूट्यूब चैनल लॉ इजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।